लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा, डेल्टा न्यू लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब डेल्टा न्यू का वैल्यू रख दो, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी, डेल्टा न्यू का वैल्यू 2 म्यू बी एच। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, विभक्त ऊर्जा अवस्थाओं की व्याख्या। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, विभक्त ऊर्जा अवस्थाओं की व्याख्या। जो परमाणु होते हैं उनमें ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं, इस बात की व्याख्या फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग से की जा सकती है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाते चलो साथ के साथ। मरकरी परमाणु में विभक्त ऊर्जा अवस्थाओं की व्याख्या की थी। वैसे फिर बाद में इसकी जगह पर मरकरी की जगह पर और भी कुछ परमाणुओं को लिया गया और देखा कि उनमें भी विभक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे पता लगा, उसके लिए देखो ये ट्यूब है, इसमें मरकरी वाष्प भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इस कैथोड सी पर, ठीक है। कैथोड सी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब
अब कैथोड C और ये है कोई ग्रिड तार G, इन दोनों के बीच में वोल्टेज लगाई गई है। ग्रिड तार G जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये नेगेटिव पर है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्योंकि अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसकी तरफ त्वरित होंगे। ये नेगेटिव है तो ग्रिड तार चूंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ त्वरित होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ त्वरित होते हैं। यहाँ पर एक और प्लेट है, ये है संग्राहक प्लेट P। तो इलेक्ट्रॉन जो त्वरित होते हैं वो त्वरित इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड तार G को पार करके संग्राहक प्लेट P पर पहुंच जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट तक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह हो रहा है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो यहाँ पर हमें एमीटर में धारा मिलेगी, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर ये वोल्टेज है V1 और ये V2, ठीक है। V2 वोल्टेज जो लगाया हुआ है वो ग्रिड तार G और P के बीच में लगाया हुआ है और इस वोल्टेज का वैल्यू जो है इससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो डेल्टा V को हम बोलते हैं मंथन विभव। V2 थोड़ा कम होता है V1 से, इसकी वैल्यू कम होती है तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 मंथन विभव। तो देखो कुछ हद तक जब इस पर पहले का वोल्टेज 0 है, ठीक है, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंचेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब हो गया कि इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इधर पॉजिटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित होंगे तो इलेक्ट्रॉन G को पार करके संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाएंगे और परपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले तो ये होता है कि वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए वोल्टेज है V1 और यहाँ पर हमने धारा I लिखी। फिर वोल्टेज का एक मान आता है 4.9 वोल्ट, ठीक है, उस पर धारा का मान एकदम से 0 हो जाता है। अब उसका रीजन क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ त्वरित होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ mv², ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अब यदि उन पर V1 वोल्ट लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऐसे भी लिखते हैं =QV, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? -e, वोल्टेज कितना लगा रहे हैं? V1, तो ये eV1 किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये eV1 इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, अब इसका रीजन बताएंगे कि 4.9 वोल्ट पर जो धारा है वो शून्य क्यों हो जाती है, ठीक है। अब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पहले 4.9 से जितनी कम थी तब तक क्या हो रहा था? धारा का मान बढ़ रहा था। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के साथ इसमें त्वरित होते हैं तो वो क्या करेंगे? मरकरी परमाणु से टकराएंगे, क्योंकि इसमें क्या है? मरकरी की वाष्प का उपयोग किया गया है। तो वो मरकरी परमाणुओं से टकराएंगे तो उनकी टक्कर जो है वो प्रत्यास्थ भी हो सकती है और अप्रत्यास्थ भी हो सकती है। तो प्रत्यास्थ टक्कर होने का मतलब क्या है? प्रत्यास्थ टक्कर होने का मतलब क्या है कि उनकी ऊर्जा पहले eV1 थी, बाद में भी टक्कर करने के बाद भी eV1 ही रहेगी। लेकिन यदि टक्कर अप्रत्यास्थ होती है, इसका मतलब पहले ऊर्जा eV1 थी, अब ऊर्जा कितनी हो गई है? eV1 माइनस e, मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी कुछ गतिज ऊर्जा में से कुछ पार्ट जो है मरकरी परमाणुओं को दे दिया। जब अपनी ऊर्जा उनको दे देगा मरकरी परमाणुओं को तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? eV1 माइनस e। अब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम हो गई, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि मरकरी परमाणु ने V1 वोल्ट पर, जैसे मान लीजिए 4.9 वोल्ट, तो ऊर्जा कितनी हो गई? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। V1 यदि 4.9 है तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा उसकी हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, 4.9 वोल्ट देंगे तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जैसे ही इलेक्ट्रॉन की होती है तो मरकरी परमाणु इससे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कर लेता है। मतलब अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब पूरी 4.9 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उस मरकरी परमाणु को मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा ना, वो तो वहीं पर, क्योंकि उसने अपनी पूरी ऊर्जा मरकरी परमाणु को दे दी। अब इतने इस पर ही उसने मरकरी परमाणु को अपनी पूरी ऊर्जा क्यों दी? क्योंकि मरकरी परमाणु में जो भी होता है मरकरी, उसके जो मूल अवस्था
इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की चार परमाणु इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हुई और मरकरी परमाणु से टकराया तो उसने अपनी पूरी ऊर्जा चार परमाणु इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के मरकरी परमाणु चला जाता है उत्तेजित अवस्था में, और इलेक्ट्रॉन क्या है वहां पर स्थिर हो जाएगा। इसीलिए हमें इस पर जब इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है और धारा का मान कैसा हो जाएगा, शून्य। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसी से फिर मरकरी के बाद बहुत सारे ऐसे परमाणु थे जिनके लिए ये प्रयोग किया गया और बहुत सारी गैसेस के लिए, तो फिर वहां पर अलग अलग वोल्टेज के लिए धारा शून्य आई। इसका मतलब उनके लिए उत्तेजित ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतराल अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये फ्रैंकफर्ट प्रयोग है। इससे पता चलता है कि ऊर्जा जो परमाणु है उनमें ऊर्जा स्तर विभक्त रूप में होते हैं, यानी कि मूल और उत्तेजित अवस्था। लिखेंगे इसको, टाइम है अभी, डायग्राम तो बना लिया ना, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा। अरे बनावट तो लिख लो, प्रोसेस कल लिख लेना। बनावट इस प्रयोग में, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानते ना, मैं क्यों मानूं। इस प्रयोग में एक ग्लास ट्यूब में, इस प्रयोग में ग्लास ट्यूब में पारे की वाष्प का उपयोग किया जाता है। फ्रैंक हर्ट्ज ने यह प्रयोग पारे की वाष्प के लिए किया था, बाद में फिर और गैसेस और उसके लिए भी किया गया। पारे की वाष्प का उपयोग किया, पारे की वाष्प ट्यूब में पारे की वाष्प का उपयोग किया। कैथोड सी से तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, कैथोड सी से तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रिड तार G, ये इलेक्ट्रॉन ग्रिड तार G को पार कर जिसे कैथोड C के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ग्रिड तार G को कैथोड C के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। की ओर त्वरित होते हैं। क्या कार्यविधि अलग है। कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रिड तार G को पार कर जिसका विभव कैथोड C के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा गया है की ओर त्वरित होते हैं। ठीक है, ग्रिड पर पहुंचे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ग्रिड पर पहुंचे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, ग्रिड पर पहुंचे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा या ऊर्जा हाफ mv² इज इक्वल टू ev1 होती है। वो लिख रही है ना कोने में, हाफ mv² इज इक्वल टू ev1 होती है। अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड G को पार कर, अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड G को पार कर संग्राहक प्लेट P पर पहुंच जाते हैं। संग्राहक प्लेट P पर पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह के कारण P पर पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह के कारण परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है।
संग्राहक प्लेट P2 का विभव, एक लाइन और, संग्राहक प्लेट P2 का विभव, संग्राहक प्लेट P2 का विभव V2 V1 के सापेक्ष कम रखा जाता है, जो कि मंदक विभव कहलाता है।